हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स। तो दोस्तों, मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो फिज़िक्स के कितने पेपर होते हैं और कैसे उनका मार्क्स डिवाइडेशन होता है। तो दोस्तों, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट है, उसका फिज़िक्स वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। और फिज़िक्स में 3 पेपर होते हैं हमारे। पेपर फर्स्ट, दोस्तों पेपर फर्स्ट होता है मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन। मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन, ये दोस्तों हमारा फर्स्ट पेपर है। 33 मार्क्स का होता है ये। ऐसे ही दोस्तों पेपर सेकंड होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसे ही दोस्तों थर्ड पेपर होता है ऑप्टिक्स का। पेपर थर्ड ऑप्टिक्स। दोस्तों, ये जो मैं आपको पेपर्स बता रहा हूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे मत्स्य हो, एमडीएस हो, शेखावटी हो, थोड़ा थोड़ा इनमें पेपर एक्सचेंज होता है और बाकी पेपर 3 ही होते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज मैकेनिक्स। तो दोस्तों, मैकेनिक्स वाला पेपर स्टार्ट करने से पहले मैकेनिक्स के बारे में कुछ बेसिक सा देख लेते हैं। दोस्तों, वैसे आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स यांत्रिकी क्या होती है दोस्तों। यांत्रिकी, दोस्तों मैकेनिक्स क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी कण, निकाय की गति या उसके व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है और वो यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड थर्ड है काइनेमैटिक्स। दोस्तों, स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स में हम कोई वस्तु या कण जो स्थिर है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि कण, निकाय, वस्तु क्या है, स्थिर है, उसका अध्ययन करते थे हम स्टैटिक्स में। डायनामिक्स दोस्तों, इसमें कोई कण जो गतिशील अवस्था में है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ब्रांच में हम देखते हैं कि कण स्थिर है स्टैटिक्स में, डायनामिक्स में कण गतिशील है। इनके अलावा इसमें हम ये भी देखते हैं कि कण की गति के कारण क्यों है, कि वह स्थिर है तो क्यों है, गतिशील है तो क्यों है। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड इसकी ब्रांच है वो है काइनेमैटिक्स यानी शुद्ध गति की। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु या कण की गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम उनके कारणों, जिसके कारण गति हुई है, उनको भी शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे 3 ब्रांच है इसकी, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स, शुद्ध गति की। यानी हमें गति से मतलब है किन कारणों से उत्पन्न हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ा बेसिक सा था। हम स्टार्ट करते हैं यांत्रिकी में हमारी फर्स्ट यूनिट, यानी कि बेसिक पार्ट फर्स्ट की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्ट फर्स्ट के हिसाब से जो ये यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसमें यूनिट फर्स्ट फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोस्तों चाहे हम मैकेनिक्स स्टार्ट करें, ऑक्सीलेशन से स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करें या फिर मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करूं, तो दोस्तों जो पार्ट फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने से पहले आप जो अपना 11th और 12th है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यानी कि हम जो चीज़ें हैं 11th 12th से लेके उनको एडवांस करेंगे यहाँ। यानी कि आपका जो 11th 12th का नॉलेज है उसका हम यूज़ करके उसी को बूस्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में मैंने देख लिया। अब मेरी जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी कि मेरा निर्देश तंत्र क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक के बारे में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि कोई भी किसी भी वस्तु है तो उसमें बता देते हैं कि हम ज्योमेट्री में कार्तीय निर्देशांकों में कि कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक हैं x, y, z। तो दोस्तों ये कार्तीय निर्देशांकों में x, y, z जो निर्देशांक होते हैं ये क्या होता था, हमारा निर्देश तंत्र होता था। यानी कि निर्देश तंत्र क्या होता है कि वह निकाय या पिंड जो किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी होता है, या फिर किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है, वो हमारा निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु है दोस्तों, इस कमरे में मान लो कोई वस्तु रखी है, ये दोस्तों ये कोई मान लो वस्तु है इस कमरे में, तो इसके जो निर्देशांक होंगे 3D में, यानी कि ये जो त्रिविम आकाश है इसमें जो इसके निर्देशांक होंगे, तो जो तीनों एक्सिस हैं x, y, z, तो उसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, x, y, z के मान होंगे। तो दोस्तों ये निर्देश तंत्र होता है। अब यदि मैं ये मान लूँ कि एक्स वाई मेरे पास एक निर्देश तंत्र है और उसमें कोई बिंदु है मेरे पास, दोस्तों ये एक्स वाई निर्देश तंत्र है, ये मेरे पास है कोई बिंदु P और दोस्तों इसके निर्देशांक है एक्स, वाई, जेड। यानी कि दोस्तों निर्देश तंत्र ये बताता है कि त्रिविम आकाश में कि कोई भी कण है या निकाय है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है। यानी कि इस रूम में जैसे मार्कर है तो इसकी स्थिति को हम बता रहे हैं इस रूम के सापेक्ष कि ये स्थिर है या ये गतिशील है। कि दोस्तों जैसे कि यानी कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि कोई कण है, वो बिंदु P पर है और उसके निर्देशांक हैं x, y, z। तो दोस्तों इसके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, कण के स्थिति सदिश। दोस्तों ये बेसिक सा है, आपने 11th क्लास में वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो वेक्टर्स का इससे पहले थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए, तो जिसकी हेल्प से हम इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
कि ये जो बिंदु P है और ये मेरा मूल बिंदु है O, तो इसके जो दूरी होगी वो r वेक्टर मान लेता हूँ मैं, यानी कि इसकी दूरी है 2, इसकी दूरी है r, और ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा r वेक्टर। तो दोस्तों r वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x i कैप y j कैप z k कैप। ये दोस्तों इसका कण का स्थिति सदिश है। और दोस्तों यदि मैं इसका वेक्टर निकालना चाहूँ, मोड निकालना चाहूँ, तो मैं इसका मोड निकाल लेता हूँ दोस्तों। मेरे को इसका वर्क करना पड़ेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे दोस्तों इसका मैं परिमाण निकाल सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ एकांक सदिश, या इसको हम बोल देते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों ये क्या आ जाता है, एकांक सदिश इकाई सदिश, इसको हम बोल देते हैं आर कैप से। ये हो जाएगा दोस्तों आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का परिमाण ये होता है यूनिट वेक्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम एकांक सदिश इसका मान भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि कोई कण P बिंदु पर स्थित है और वो P से यहाँ तक दूरी तय करता है, तो जो कण की स्थिति में इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मैं मान लेता हूँ मेरा बिंदु P1 और ये मेरा बिंदु है P2, और इसका स्थिति सदिश है R1, इसका स्थिति सदिश है R2। और कोई कण यहाँ स्थित है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, तो उसकी स्थिति में क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, इसके लिए स्थिति सदिश R1, और स्थिति सदिश है इसलिए इसको R1 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर, और इन दोनों का जो ये विस्थापन है इन दोनों के बीच उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा R वेक्टर। तो दोस्तों P1 से P2 तक जो कण को पहुँचने में लगा समय मैं मान लेता हूँ t, वेग उसका मान लेता हूँ v। तो दोस्तों मैं यहाँ गणना करूँगा वेग की, सबसे पहले विस्थापन की, फिर वेग की, फिर त्वरण की। तो देखते हैं दोस्तों। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं दोस्तों कि एक निर्देश तंत्र है, एक्स वाई है, उसमें कोई बिंदु है P, यानी कि जो कण की प्रारंभिक स्थिति है बिंदु P पर है, t समय बाद वो बिंदु P2 पर पहुंच जाता है, इसके स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है, और इसको इस तक पहुंचने में जो तय की गई दूरी है जिसको हम विस्थापन कहते हैं वो डेल्टा R है, और इनके बीच में जो समय लगा वो t मान लेता हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कि इसका विस्थापन ये क्या होगा। तो दोस्तों ये दोनों सदिश एक दिशा में हैं और ये सदिश अलग दिशा में है। तो दोस्तों यदि दो सदिश एक दिशा में हो एक विपरीत दिशा में हो तो हम लिख सकते हैं OP डैश प्लस P1 P2 इक्वल टू OP2। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दोस्तों R1 वेक्टर प्लस डेल्टा
आर वेक्टर इक्वल टू ओ पी डैश। अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों इसको मैं R1 डैश मान लूँ या फिर इसको मैं R2 मान लूँ। तो दोस्तों ये यहाँ से हो जाता है मेरे पास। अगर मैं इसे विस्थापन डेल्टा आर का मान निकालना चाहूँ तो डेल्टा आर मेरे पास हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ये दोस्तों आ जाता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे पास विस्थापन हो तो हम वेग भी निकाल सकते हैं कि कण का वेग क्या होगा। तो दोस्तों वेग होता है v बराबर विस्थापन अपॉन में समय। दोस्तों ये रहा विस्थापन, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। और दोस्तों समय है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t1 से अगर t2 हो जाता तो समय मान लेता हूँ मैं डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। तो दोस्तों यहाँ से ये आ जाता है डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। और अगर डेल्टा टी अल्प हो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन में डी टी का वेक्टर। ऐसे ही दोस्तों हम कण का त्वरण निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कण का त्वरण क्या हो जाएगा? कण का त्वरण दोस्तों त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि a हो जाएगा मेरा दोस्तों ये वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। यानी कि दोस्तों वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है और समय में परिवर्तन क्या हो रहा है, उन दोनों का अनुपात, यानी कि v2 माइनस v1 इक्वल टू t2 माइनस t1। तो दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं मान निकाल के दोस्तों इसका त्वरण का मान निकाल सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इस त्वरण को ऐसे लिखूँ ए वेक्टर इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल टी, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो डेल वी अपॉन में डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन में डेल टी। तो दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास त्वरण। तो दोस्तों ये ऐसे हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के दो टाइप्स होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोस्तों पार्ट फर्स्ट के हिसाब से, बीएससी पार्ट फर्स्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। जनरली इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक साइड में ले लेता हूं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो दोस्तों आप इसमें नॉर्मली डिफरेंस बता सकते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जिसमें न्यूटन के जड़ता का नियम, जड़त्व से ही पता चल रहा है, न्यूटन का जो जड़ता का नियम है, जड़त्व का नियम है, उसका पालन होता है, या फिर
न्यूटन के नियम वैध होते हैं, न्यूटन के नियम लागू होते हैं, और इसको दोस्तों हम न्यूटोनियन निर्देश तंत्र भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है, न्यूटन के जड़त्व का नियम का पालन होता है, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, यानी कि F इक्वल टू dp/dt इक्वल टू 0, यानी कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि दोस्तों F इक्वल टू 0 आ रहा है, F इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से dp इक्वल टू dt क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और किसी वस्तु का अवकलन 0 तभी होता है जब वो एक नियत राशि, एक संरक्षित राशि होती है। यानी कि p क्या होता है, जो हमारा संवेग है वो क्या होता है, संरक्षित। यानी बाह्य बलों की उपस्थिति में किसी वस्तु का संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों इधर हम बता सकते हैं कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में भाई किसी वस्तु का जो संवेग है वो क्या नहीं रहता, संरक्षित नहीं रहता, यानी कि इसके विपरीत हो जाएगा। इसके अलावा इसमें न्यूटन के नियम क्या नहीं है, वैध नहीं है, न्यूटन के नियम वैध नहीं है। यानी कि संवेग इधर संरक्षित है, इधर संवेग संरक्षित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों F इक्वल टू dp/dt होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, एक ma होता है। यानी कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में F इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि a इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी बाह्य बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु में क्या नहीं होता, त्वरण नहीं होता, ये वो क्या होती है, अत्वरित होती है। यानी कि बाह्य बलों की उपस्थिति में जो त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इधर क्या होगा, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में त्वरण क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यानी कि F इक्वल टू 0 है लेकिन A इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी बाह्य बलों की अनुपस्थिति में भी किसी वस्तु का जो त्वरण है वो 0 नहीं होता है, लेकिन जड़त्वीय निर्देश तंत्र में दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि जो dp/dt है ये क्या है, dp/dt इक्वल टू 0 है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर 0 है, तो क्या होगा, जो कोई कण है उसका संवेग संरक्षित होगा, और संवेग संरक्षित है इसका मतलब क्या होगा भाई, p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो इसका मान 0, तो इसका मतलब वेग क्या होगा, नियत होगा, यानी कि वस्तु स्थिर होगी या फिर सरल रेखीय गति करेगी। दोस्तों ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि गति नियत होगी या फिर कण स्थिर होगा। तो दोस्तों यह था जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पार्ट फर्स्ट में कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें न्यूटन के नियम वैध हैं, इसमें न्यूटन के नियम वैध नहीं है। इसमें F इक्वल टू dp/dt 0 होता है तो संवेग क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, इसमें संवेग सुरक्षित नहीं रहता। F इक्वल टू ma इक्वल टू 0 हो तो त्वरण क्या रहता है,
शून्य रहता है, लेकिन इसमें बाह्य बल अनुपस्थित होने पर भी वस्तु क्या होती है, त्वरण रहित होती है, यानी कि उसका मतलब त्वरण शून्य नहीं होता। इसके अलावा dp/dt इक्वल टू शून्य होने पर वस्तु नियत वेग से गति करती है या फिर सरल रेखीय गति करती है। तो दोस्तों ये था जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में डिफरेंस। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों निर्देशांकों का रूपांतरण, यानी कि एक निर्देश तंत्र है उसको उसके जो निर्देशांक हैं उनको दूसरे निर्देशांकों में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों निर्देशांकों के रूपांतरण में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गैलियन रूपांतरण, और उसमें भी स्थिति के लिए रूपांतरण, वेग के लिए रूपांतरण, त्वरण के लिए रूपांतरण, यानी कि इनके लिए स्थिति के लिए स्थिर रूपांतरण के लिए समीकरण, वेग के लिए, त्वरण के लिए। तो दोस्तों गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि दोस्तों गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है। सबसे पहले तो गैलीलियन रूपांतरण कहाँ लागू होगा दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, यानी कि जहाँ न्यूटन के नियम वैध होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो दोस्तों निर्देशांक को का क्या होता है, रूपांतरण, यानी कि एक निर्देश तंत्र को दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में चेंज करना, यानी कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र को दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण करना, वो क्या कहलाता है, गैलियन रूपांतरण। या फिर एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को दूसरे तंत्र के निर्देशांकों में रूपांतरण करना गैलियन रूपांतरण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्थिति रूपांतरण। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि अगर दोस्तों की मान लो कि कार है और मैं उस कार को देख रहा हूं और उसमें कोई बॉल रखी है। तो दोस्तों जो कार है और उसमें जो बॉल रखी है वो एक निर्देश तंत्र है, दूसरा मैं उसको देख रहा हूँ और वो कार क्या है, स्थिर है, और बॉल क्या है, अगर मान लो बॉल, ये मान लेता हूँ दोस्तों अगर उस कार में कोई लड़का बैठा है और उस बॉल को उछाल रहा है, तो यानी कि जो कार वाला एक निर्देश तंत्र है वो स्थिर निर्देश तंत्र है और जो बॉल को उछाल रहा है वो एक गतिशील निर्देश तंत्र है। तो एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम दूसरे निर्देश तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि एक निर्देश तंत्र है मेरे पास S, ये दोस्तों मेरे पास एक निर्देश तंत्र है S, और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, ये X, ये Y, ये X डैश, ये Y डैश, ऐसे मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ कोई कण है X, Y, Z, इसके निर्देशांक हैं। तो दोस्तों ये निर्देशांक इस निर्देशांक के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। तो यानी कि दोस्तों एक स्थिर निर्देशांक के सापेक्ष हम एक चलित निर्देशांक की गति का अध्ययन कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें कण की स्थिति का पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो निर्देशांक हैं और इनके सापेक्ष हम कण की स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं देखिएगा।
दोस्तों ये मूल बिंदु है मेरा ओ और ये है ओ डैश, तो इसको मैं इससे मिला लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ इसको मैं। सॉरी पी बिंदु है ये, एक्स वाई जेड, इसको मिला लेता हूँ दोस्तों मैं इससे, ऐसे इससे वो मिला लेता हूँ मैं इससे। तो दोस्तों इसको मान लेता हूँ मैं आर वेक्टर, दोस्तों इसको मान लेता हूँ मैं आर डैश। तो दोस्तों ये निर्देश तंत्र में जो आर डैश स्थिति सदिश है वो इस दिशा में है, ये भी इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो दोस्तों सिंपल सा ट्रिक हम यूज़ करते हैं इसमें कि अगर दो स्थिति सदिश एक दिशा में हो और तीसरा विपरीत दिशा में हो तो हम इनके योगफल के बराबर लिख लेते हैं, यानी कि सदिशों के त्रिभुज नियम से हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x y z हैं और ये निर्देशांक v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कि ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू ओ पी। अब दोस्तों इसको तो मैंने मान लिया आर वेक्टर, और ये मेरा है ओ पी डैश आर वेक्टर। दोस्तों ये मेरे पास अननोन है, यानी कि एक तरह से ये विस्थापन हो गया कि ये दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों ये दूरी हो जाएगी, अगर ये इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है और इसमें लगा समय t है, तो इस दूरी को मैं अगर दोस्तों r0 मान लूँ तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय। तो वेग v और समय t, यानी ये हो जाएगा v इंटू टी। तो दोस्तों v इंटू टी। तो ऐसे ही दोस्तों ओ पी डैश है मेरा आर डैश और ये r। तो दोस्तों यहाँ से हम आर डैश का मान निकाल सकते हैं, आर डैश बराबर आर वेक्टर माइनस वी टी। तो दोस्तों ये आ जाता है स्थिति सदिश का समीकरण, स्थिति सदिश का समीकरण। अब दोस्तों हम जानते हैं यदि हमें किसी कण की स्थिति का पता हो तो उससे हम उसके वेग की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों आर डैश क्या है, आर डैश है मेरा जो चलित निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, यानी कि जो चलित निर्देश तंत्र है, यानी कि मेरा S डैश जो चलित निर्देश तंत्र है S डैश के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश है। दोस्तों v मेरा कण का वेग है, v कण का वेग है, यानी कि चलित निर्देश तंत्र में कण का वेग है, और r वेक्टर यह क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति है। अब दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, यानी कि एक चलित निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को हम दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें दोस्तों कण की स्थिति का पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब निकालेंगे हम, ये तो
स्थिति सदिश या स्थिति रूपांतरण का समीकरण है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं स्थिति रूपांतरण समीकरण, और स्थिति रूपांतरण समीकरण। और दोस्तों स्थिति का हमें पता होने पर हम निकाल सकते हैं इसका वेग। तो दोस्तों वेग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेग निकालने के लिए मेरे को समीकरण एक का क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों निकाल लेते हैं वेग। तो दोस्तों समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि दोस्तों इसका मैं टी के सापेक्ष अवकलन ले लेता हूं। और चूंकि दोस्तों वेग क्या होता है, चूंकि वेग होता है v बराबर dr/dt, तो यहां से वेग ले लेता हूं मैं। इसका अवकलन dr'/dt इक्वल टू इसका अवकलन dr/dt माइनस vt का t का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस v। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास वेग के रूपांतरण के लिए इक्वेशन आ जाएगी। दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ ये जो है, इसको वेग को मैं मान लेता हूँ u से, कि u डैश बराबर dr'/dt, यानी कि u डैश इक्वल टू, इसको दोस्तों मैं थोड़ा अलग मान लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास v है और ये dr/dt है, इसको मैं u मान लेता हूँ दोस्तों, यानी कि u इक्वल टू dr/dt। और दूसरा निर्देश तंत्र है, उसमें जो वेग होगा उसके लिए जो मैंने स्थिति सदिश मान लिया r डैश, यानी कि u डैश बराबर r'/dt, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको u माइनस v। तो दोस्तों u डैश बराबर हो जाता है u माइनस v। दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 2 को हम बोल देते हैं, ये दोस्तों u डैश है चलित निर्देश तंत्र, उसमें कण का वेग, और इसको हम बोल देते हैं वेग रूपांतरण समीकरण। दोस्तों पार्ट फर्स्ट के एग्जाम में वेग रूपांतरण समीकरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण और त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आप ऐसे सिस्टमेटिक निकाल सकते हैं बहुत आसान वे में। तो दोस्तों ये आ गया वेग रूपांतरण समीकरण। आगे हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 2 है ये किसके लिए है, वेग के लिए है, तो मेरे को इसकी अवकलन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों समीकरण 2 का टी के सापेक्ष में लूंगा अवकलन, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, टी के सापेक्ष में इसका अवकलन लूंगा तो डी यू डैश का आ जाएगा डी यू डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू यू का डी यू अपॉन में डी टी और वी का डी वी अपॉन में डी टी। तो दोस्तों यदि वेग स्थिर हो, दोस्तों हमने देखा था कि गैलियन रूपांतरण में कण एक स्थिर गति से गति करता है, यानी कि यदि वेग स्थिर हो
वेग v स्थिर हो, यानी कि v स्थिर है, तो dv/dt क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों, dv/dt शून्य हो जाएगा। तो अगर ये शून्य है तो दोस्तों यहाँ से आ जाता है मेरे पास du डैश अपॉन में dt इक्वल टू du अपॉन में dt, यानी कि दोस्तों a बराबर du अपॉन में dt, ऐसे ही a डैश बराबर हो जाएगा du डैश अपॉन में dt, यानी कि a डैश इक्वल टू a, यानी कि त्वरण का मान इन दोनों निर्देश तंत्रों में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो दोस्तों इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड, और ये है त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। इसके अलावा दोस्तों हम निकाल सकते हैं बल रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों वो कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों बल होता है F इक्वल टू ma, यानी कि हम समीकरण 3 में m की दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये है मेरा a डैश इक्वल टू a, इसमें मैं m की गुणा कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है m a डैश इक्वल टू m, यानी कि f डैश इक्वल टू f। तो दोस्तों इसको बोल देते हैं हम बल रूपांतरण समीकरण। यानी कि दोस्तों कि कोई कण जब प्रकाश के वेग से, दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग है वो सबसे फास्टेस्ट वेग है, उससे फास्ट कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। तो जब कोई कण या निकाय जिसकी गति प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, तो उसमें न्यूटन के जड़त्व के नियम या फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसमें क्या होता है? वैध होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से गति करती है तो उसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वैध होता है। यानी कि किसी कण का वेग क्या है? v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, यानी कि वस्तु का वेग मान लेता हूँ v और लाइट का वेग क्या है? c, तो उसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वैध होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा गैलियन रूपांतरण, और उसमें हमने देखी स्थिति रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण और त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।